हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में हम क्या पढ़ रहे थे? सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ थोड़ी पढ़ रहे, जुरिडिक्शन है ना, क्षेत्राधिकार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार। मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक रहता है। उसमें हमने क्या देखा था? आर्टिकल 131 है ना, 131, आर्टिकल 132 और आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134। अब देखिए 131 में क्या है? मूल या प्रारंभिक अधिकार। क्या है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल या। आर्टिकल 132 में क्या देखा था हमने? बताओ। अपीली क्षेत्राधिकार। क्या है? एपिलेट जुरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपिलेट जुरिसडिक्शन, अपीली क्षेत्राधिकार, एपिलेट जुरिसडिक्शन। आर्टिकल 133 में क्या देखा था? इसी अपीली क्षेत्राधिकार को हमने एक्सटेंड किया था कि कहां तक कर सकते हैं इसकी सुनवाई? दीवानी मामलों में। कहां पर? दीवानी मामले। जो दीवानी मामले मतलब सिविल केस। सिविल केस मतलब घर के मामले, मियाँ बीवी के मामले, जमीन के मामले, लड़ाई झगड़े, भाई बहन के लड़ाई के मामले। और आर्टिकल 134 फौजदारी मामले, फौजदारी मामले है ना, क्रिमिनल। ये है सिविल केसेस और ये है क्रिमिनल केसेस में हियरिंग। तो अब ये चारों आर्टिकल एक एक वर्ड में जैसे हमने लिखा है ऐसे आप लिख ले। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आर्टिकल 131 में क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन या मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 132 में देखें हम अपीली क्षेत्राधिकार, एपिलेट जुरिसडिक्शन। आर्टिकल 133 में हम देखें है ना, अपील में क्या करेंगे? अपील के ही दो हिस्से। पहले अपील करेंगे हम दीवानी मामलों की, सिविल केसेस की। अपील कहाँ करते हैं? लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट की ओर। हमारे यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। सबसे ऊपर क्या रहता है आपका? सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट और सबसे लास्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या इसे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जिला व सत्र न्यायालय रतलाम में देखा होगा ना आपने, कोर्ट रोड, वो कोर्ट क्या है? ये है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अगर कोई इंदौर गया, जबलपुर गया तो वहां होगा आपका हाई कोर्ट है ना, और दिल्ली गया कोई तो वहाँ है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जिले में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। और उससे भी नीचे आते सब ऑर्डिनेट कोर्ट। क्या आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है आपका जहां पर आपका एसडीएम बैठता है। ये कहाँ होता है? जनरली तहसील में होता है। कहाँ होता है ये? तहसील में। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो डिवीजन बटे हुए ना, हमने देश को कई में बांट रखा है? राज्यों में। राज्यों को संभाग में, संभाग को जिलों में, जिलों को विकासखंड में, विकासखंड को तहसील में और तहसील को गांव में। तो गांव में जो बैठते हैं वो, गांव में तो सरपंच रहते, पंचायती आपका फैसला रहती है, लेकिन गांव से ऊपर आती है तहसील। तो तहसील में बैठता है तहसीलदार। तो अगर आपको सामान्य मामला होगा तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। और जनरली लोग जिला मुख्यालय जाते हैं, बड़ा केस हो तो। डिवोर्स वगैरह कहाँ होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई फैसला दे दिया कि आप दोनों अलग रहेंगे और ये जो इस बच्चा है इनके साथ रहेगा, तो आप सेटिस्फाई नहीं, बोले बच्चा मेरे साथ रखना है, तो फिर आप जाएंगे अपील कर सकेंगे। तो ये कौन सा? आर्टिकल 133 के तहत अपील करेंगे, क्योंकि कौन सा मामला है? सिविल। कहाँ जाएंगे? कोर्ट में, कि बोले ये फैसले से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट। और अगर आप हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल का यूज करके? 133। अगर मामला सिविल है, मान के चलिए आपके भाई के किसी ने रख दी, खोपड़ी फूट गई या ऐसा उसका नुकसान हो गया, पेड़ टूट गया, तो वो हो गया क्रिमिनल मामला, क्राइम करने की कोशिश करी ना, तो फिर आप जाएंगे 134 के तहत। और अगर आपके मम्मी सुबह जल्दी उठा रही है कोचिंग भेजने के लिए, तो आप किस आर्टिकल के तहत जाएंगे? आर्टिकल 32। किस आर्टिकल के तहत जाएंगे? आर्टिकल 32। क्यों? क्योंकि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए कौन सा अधिकार है आपका? 32। तो मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आप सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम। आप इन आर्टिकल में इनके खिलाफ ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट आपके मम्मी सुबह जल्दी उठा रही है, आपकी दोस्त आपका फोन झांक के देख रहे, तो आप सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि बोले मेरे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये 3 आर्टिकल हम चार आर्टिकल देख लिए, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। अब हम क्या देखेंगे? 134 में मान के चलिए क्या लिखा है यहाँ पर कि आपराधिक मामलों में अपील इन क्रिमिनल केसेस। आर्टिकल 134 के तहत उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों के फैसलों की सुनवाई कर सकता है। कौन कर सकता है? उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च मतलब हाई कोर्ट। तो इन दोनों कोर्ट की सुनवाई कर सकता है 2 कंडीशन में। किस कंडीशन में? कि अधीनस्थ न्यायालय के आरोपी
व्यक्ति को दोष मुक्ति आदेश को पलट दिया और उसे सजा की मौत दे दी। मतलब अगर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे कोई भी सजा दे दी तो ये कोर्ट बदल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इन्होंने कोई सजा दे दी कि उसको 5 साल की सजा दी जाती है, इसको फांसी की सजा दी जाती है। जनरली यहाँ फांसी की सजा दे ही नहीं सकते आप, हाई कोर्ट में ही देते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो ये भी हो सकता है, घूसखोरी भी हो सकती है ना। छोटे कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो जाता है यहाँ क्या। और किसी अधीनस्थ न्यायालय के मामला लेकर कुल मिला के 2 कंडीशन हो सकती है। आप मान के चलिए कि क्रिमिनल मामला हुआ कि आपने किसी के मारने की कोशिश करी, है ना, थापड़ के रख दिए, लेकिन उस समय संयोग ऐसा हुआ कि वो बेहोश हो गया और चल बसा। अब क्या हुआ, बोले मैं तो इंटेंशन, अच्छा उसको ऐसी बीमारी थी कि कभी कभी बेहोश हो जाता था, लेकिन एक बार हमेशा के लिए बेहोश, लेकिन आपके ऊपर केस लग गया, बोले इसने थापड़ रख दिया, बोले अब बहुत खतरनाक आदमी है, एक चांटे मार दिया व्यक्ति, अब क्या होगा। तो फिर आपका इंटेंशन देखेंगे, या इसका ऐसा देखा जाता है कि एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा कितना 8, 9, 10 महीने का, 12 महीने का बच्चा है ना, छोटा सा गोलू बच्चा, वो घुटने में चलने लगा उस बार एक, और वो बालकनी में, और उसने मम्मी को फोन को फेंक दिया नीचे। अब फेंक फेंकर एक आंटी जी खोपड़ी जाके गिरा, आंटी जी बेहोश हो गए, केस लगा दिया उन्हें तो बोले ऊपर। अब उस छोटे से बच्चे क्या सजा देंगे, तो फिर उसका इंटेंशन देखेंगे कि क्या ये इंटेंशनली किया गया है। अगर इंटेंशनली नहीं किया गया तो माँ बाप को बोल देंगे, बोले अपना बच्चा कर लिया तो इसको संभाल। तो हम क्या देखेंगे, अगर इन कोर्ट्स ने कोई सजा दे दी ऐसे मामलों में, तो मान के चलिए उन माँ बाप को बोल दिया आपको फांसी पर लटकाएंगे, उन आंटी जी क्यों लगी, तो फिर इनके माँ बाप जाएंगे हाई कोर्ट बोलेगा भैया ऐसा फैसला नहीं दे सकते। तो एक कंडीशन हो सकती है उनको सजा दे दी गई है, और दूसरी कंडीशन क्या दे दी गई हो, उनको छोड़ दिया गया। इन दोनों ही कंडीशन में आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगेंस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आगे बात समझ में। तो आर्टिकल 134 में यही लिख रखा है कि आपको फौजदारी मामलों में सुनवाई करने का अधिकार है, अपील करने का अधिकार, कहाँ पर, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में। और 2 कंडीशन में देखा जाता है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने आपको या तो सजा दे दी हो, या तो पनिश कर दिया हो, या आपको छोड़ दिया हो, या आपको फ्री कर दिया हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में ये कोर्ट सुनवाई कर सकते हैं। मान के चले किसी को छोड़ दिया है ना, नेताजी का भाई था तो उसको छोड़ दिया, और उसने क्राइम ऐसा करा था कि उसको मौत देना है, तो फिर क्या होगा, ये कोर्ट देगा, बोले नहीं इसको छोड़ो मत, सजा दो। या मान के चलो कोई ईमानदार व्यक्ति था, उसको सजा दे दी, तो फिर क्या करेंगे आप, उसको छोड़ देंगे। तो ये 2 कंडीशन आपकी बनती है। सर बच्चों को क्राइम करते उनके पापा को ले जाते हैं ना, माँ बाप को ले नहीं जाते, माँ बाप को बोल देते हैं 0-7 वर्ष तक के बच्चा तो कोई क्राइम कर ही नहीं सकता, पहली बात तो। और 7 वर्ष के बाद के बच्चों के लिए कोर्ट रहता है जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट। क्या है ना, बाल न्यायाधिकरण, जुवेनाइल। छोटे बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोला, जुवेनाइल छोटे बच्चे क्या बोला जाता है, न्याय की भाषा में जुवेनाइल जस्टिस, बाल न्यायालय है ना, चाइल्ड जस्टिस नहीं बोलेंगे, जुवेनाइल जस्टिस बोला जाता है, जुवेनाइल। ठीक, आपका है वो सुधार गृह अलग होते हैं, जैसे महिलाओं के लिए भी होता है सखी सेंटर, सखी सेंटर होता है कि मान के चले किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है ना, ये हो रहा है तो आप वहाँ जा सकते हैं। पुलिस वाले तो लठ रखते, लेकिन सखी सेंटर में आपसे सुनते, पुलिस वाले भी रहते हैं, साइकेट्रिस्ट भी रहते हैं, वो सब बोलते, बोले क्या प्रॉब्लम हो रही है। कोई रहता नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं बता पाता है, चुपचाप रहता है, बोलता नहीं है, सहम जाता है। बहुत सारे ऐसे मूवियाँ देखी होगी आपने, क्या बोलते नहीं हुए है। तो उसके लिए सखी सेंटर होते हैं, हम अपने मध्य प्रदेश में चलते हैं। यहाँ सखी सेंटर किधर है यार, यहाँ उधर कलेक्टर साइड है ना, सखी सेंटर है इधर कहीं, कलेक्टर साइड नहीं यार, आपके कॉलेज साइड है सखी सेंटर। ये जो अम्बा माता, ये आप कालका माता मंदिर है ना, कालका माता मंदिर के जस्ट पास में सखी सेंटर है। ये जो डीएसपी का ये है आपका हाई कोर्ट, सॉरी आप हेड क्वार्टर, इसके उधर जाएंगे ना तो इस साइड में है सखी सेंटर, जहाँ पर हर जिले में रहता है वो सखी सेंटर। ठीक, तो ये होता है आपका। हाँ, तो अब क्या लिखा है, आर्टिकल 1970 में क्या आया, संसद ने क्या करा, एक केस करा, क्या है कि 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक कुल मिला के 1917 में पार्लियामेंट ने क्या करा, एक अमेंडमेंट करा। क्या करा, अमेंडमेंट करा। तो द पावर एक्सटेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या करा कि उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र को विस्तार किया। तो क्वेश्चन आएगा कि 1970 में क्या हुआ, इसको एक्सटेंड करा, किसको, इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ाया। किसके अपीलीय क्षेत्राधिकार को, सर्वोच्च न्यायालय की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के। और क्या लिखा है यहाँ पर, यानी कि बाद में, हाँ, कुल मिला के बढ़ाया ऐसे कि इसके खिलाफ भी फैसला हो सकता है, इसके खिलाफ भी ये सुनवाई कर सकता है। ये हो गया आपका।
अब अगला है आर्टिकल 136, वेरी वेरी मोस्ट आर्टिकल है, 135 नहीं पढ़ना है, आर्टिकल 136। 136 में क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अपील बाय स्पेशल परमिशन, अपील बाय विशेष अनुमति द्वारा, विशेष अनुमति द्वारा अपील बाय स्पेशल परमिशन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बताओ। सर विशेष अनुमति किसी बड़े जज से राष्ट्रपति नहीं, हाँ राष्ट्रपति एक सेंस में मान सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए हमारे यहाँ पर आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कैसे होती है। अभी मेरी एग्ज़ाम का हुआ था क्या, 18 जून 2024 को एग्ज़ाम हुई, 19 जून को कैंसिल हो गई, फिर वो कोर्ट में केस गया, सीबीआई को केस गया, 4 सितंबर को एग्ज़ाम डबल हो गई, रिजल्ट अगर फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ने कोर्ट का फैसला है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुई थी, क्या खाओ क्या उसको। तो ऐसे होता है। अभी एक व्यक्ति क्या हुआ, जेल से निकला उत्तर प्रदेश में, तो उसके बच्चे मर गए, पत्नी मर गई, कुछ नहीं बचा, बोले मुझे जेल में रखो, क्या करोगे बाहर निकाल के, है ना। तो ये होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, जस्टिस डिले होता है, गरीब लोगों का, पैसे वालों का नहीं, पैसे वाला बड़ा वकील करान खत्म काम। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो आप विशेष अपील कर सकते, किससे, कोर्ट से। और विशेष अपील आप तो कर नहीं सकते, वकील करवाते। तो विशेष अपील मतलब इनको सुनवाई करना ही ये मैंडेटरी है, नहीं तो लाइफ का अगर सवाल है किसी का तो आप विशेष अपील कर सकते हैं, किससे, कोर्ट से, कि हमारी ये सुनवाई कर लीजिए आप, है ना। सीनियर जस्टिस पर केस नहीं होता, जो पद पे रहता है उस पर कभी भी नहीं होता, पद के बाद होता। तो क्या लिख रखा है, सैन्य मामलों को छोड़कर। अब सैन्य मामले कौन से, आर्मी लॉ अलग है, आर्मी के जो लोगों को जो ये होता है ना, वो ये सुप्रीम कोर्ट ये नहीं दे सकता, वहाँ सैन्य कानून अलग ही चलता है ना। मार्शल लॉ बोला जाता है जिसको, आर्टिकल 34-35 में ना मार्शल लॉ, हम आपको बताए थे, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे तब। तो क्या है, सैन्य अदालतों के मामलों को छोड़कर अन्य किसी भी अदालत में किसी प्रकार के मामले, मतलब भले सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, फौजदारी मामला हो, फलाना कोई सा भी हो, आप क्या हो सकता है, अपील कर सकते। किससे, कोर्ट से। क्या अपील कर सकते हैं, के संबंध में उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वे किसी पीड़ित या असंतुष्ट व्यक्ति के मामले में विशेष अनुमति द्वारा सीधे अपने पास सुनवाई का मौका दें। मतलब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर आपको चाहिए तो आप हमें क्या करो, वापस से सुनवाई का मौका दे दें, हम इसकी सुनवाई करेंगे, भले वो किसी भी अदालत का मामला आपने निर्णय क्यों नहीं सुना दिया। मतलब भले हाई कोर्ट ने सुना दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुना दिया, तो भी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर आप सुनवाई का बोल सकते डायरेक्ट, मतलब ये स्पेशल प्रोविजन है। तो ये आर्टिकल हो गए आपके। अब इसके तहत क्या क्या केस हो सकता है, तो आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिला एक विशेषाधिकार है। क्वेश्चन आएगा, अनुच्छेद 136 से एक मैंडेटरी अधिकार, ये 2-3 ऑप्शन आएंगे। तो ये एक विशेषाधिकार है, मतलब स्पेशल प्रिविलेज है या स्पेशल राइट है, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है। अब क्या है, अगर ऐसा मामला आ गया हो जो पहली बार हुआ हो, संवैधानिक व्याख्या की मांग करता हो, जैसे हमने बताया ना अभी, क्या बताया कि बच्चे ने अनइंटेंशनली फोन फेंक दिया, किसी खोपड़ी फूट गई, अच्छा हो सकता है वो महिला मर गई, तो क्या होगा फिर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल में इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा ना कि बोले क्या इसका इंटेंशन था। देखो कोई भी क्राइम होता है ना, तो एक वर्ड होता है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय बोला जाता है। नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी न्यायपालिका देखती कि क्या ये वास्तव में, मान के चलिए मैंने डंडी हाथ पे रखी किसी की, और हाथ पे रखी और वो बेहोश हो गया और 4 दिन तक एडमिट रहा आईसीयू में, तो मेरा इंटेंशन ये था कि इसको आईसीयू में भेजूँ, तो इंटेंशन बोला हाथ पे रखने से आईसीयू, वो तो संयोग से हो गया, तो उसका इंटेंशन देखा जाएगा। इंटेंशन क्या, सजा मिलती है पर इंटेंशन भी एट द एंड देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे तो मामला संवैधानिक व्याख्या की मांग करता हो तब जाकर आप 136 में अपील कर सकते, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। और अगला क्या है, उस अमुक व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय हो, मतलब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ हो और उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही हो, तो 2 केसेस में आप 136 के तहत कोर्ट जा सकते हैं बाय स्पेशल अपील। पहला मामला अगर मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, मतलब संविधान में कोई चीज़ नहीं लिख रखी है तो उसको व्याख्यायित करना। जैसे ये तो लिख रखा है कि 18 वर्ष के बाद के बच्चे क्राइम करेंगे उनको ये होगा, 18 साल से 7 से 18 साल के बच्चे कम करेंगे तो ये होगा, पर 0 से 7 वर्ष के बच्चों ने अगर कोई क्राइम कर दिया है, मान के चले छोटे से बच्चे ने से चक्कू फेंका, मम्मी मर गई उसकी, फिर क्या करोगे, ये तो कहीं लिख भी नहीं रखा, तो फिर उसको करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरप्रेट, है ना। तो अगर ऐसा मामला हो तो 136 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं। और दूसरी बात है, व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ, ठीक, और ये एक विवेक का अनुसार शक्ति, मतलब ये अपने दिमाग वाली शक्ति के चाहे तो यूज़ करेंगे तो नहीं, है ना। इसलिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसका अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता, मतलब
ये सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुने, नहीं चाहे तो ऐसा नहीं है कि इसके ये तो लिख रखा है, ये है ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट का मन होगा तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। ठीक, ये हो गया आपका पहला दूसरा क्षेत्राधिकार। कौन सा? अपीली क्षेत्राधिकार। तो हम पहला क्षेत्राधिकार कौन सा देखे? ओरिजिनल। दूसरा देखे एपिलेट, और अब तीसरा है आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ये दोनों समझ में आ गए ना? क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? 10 मार्कर में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं, है ना? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं? तो ये जितनी चीजें बताई आप एक एक लाइन में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे आपको धीरे धीरे लिखना आ जाएगा, है ना? तो अब अगला हम देखेंगे क्या, कौन सा क्षेत्राधिकार देखेंगे? सलाहकारी। सलाहकारी का मतलब क्या होता है? किसको? प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 143, है ना? तो अगला पहला हम देखे थे मूल, दूसरा हम देखे थे अपीली, और अब तीसरा है आपका सलाहकारी। ठीक, सलाहकारी। अब सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है, सलाह का मतलब क्या होता है? एडवाइस का मतलब से कुछ पूछना। अगर हमें कोई कंफ्यूजन है तो हम पूछेंगे। तो आर्टिकल 143 ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट कंसल्ट विथ सुप्रीम कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकता है किस बारे में? संविधान की व्याख्या के बारे में। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोल दी, क्या राष्ट्रपति को मानना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो बात माने, नहीं चाहे तो नहीं माने। तो आर्टिकल 143 में लिख रखा है क्या है? सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? राय ले सकते या सलाह कर सकते हैं। आप सलाह व परामर्श करते कि नहीं करते? कंसल्टेंसी करते, डॉक्टर साहब के पास जाते ना सलाह लेने, उन्होंने बोल दिया गोली सुबह खाना शाम खाना, आप दोपहर खा रहे हो, क्या कर लेंगे डॉक्टर साहब? कुछ नहीं कर लेंगे। आपके पेट में गड़बड़ी होगी, बात अलग है। सलाह का मतलब माने तो बढ़िया, नहीं माने बढ़ में जाए। लेकिन मैंने बोल दिया कल कोचिंग नहीं आए तो 100 रुपये जुर्माना लगेगा, ये क्या है? मैंडेटरी हो गए। तो एक सलाह मतलब प्रेसिडेंट सलाह करते, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड एज इंटरप्रिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याता कहा जाता है। व्याख्याता, व्याख्याता, व्याख्या करता है ना वो, व्याख्याता, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कंसिडर एज इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या कहा जाता है? इंटरप्रेट करेगा किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है। अच्छा, अब ये राय भी दो प्रकार की हो सकती है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? दो प्रकार की राय ले सकते। एक तो क्या है? सार्वजनिक राय। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? मान के चलिए कि शराबबंदी से कोई लोग मर गए हों, या ऐसा कुछ मामला हो जो बहुत बड़ा हो जिसपे प्रेसिडेंट को कंफ्यूज हो रहा हो। जैसे भोपाल का हाँ, भोपाल गैस ऐसा हुआ है ना, पहली बार हुआ। अब राष्ट्रपति शासन लगाना था, या कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ जाए सार्वजनिक मुद्दे पर जो पब्लिक केसेस है, तो उस पर क्या कर सकती है? प्रेसिडेंट किससे सलाह मांग सकती है? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना बाध्यकारी? हाँ है। सुप्रीम कोर्ट को वो एडवाइस देना मैंडेटरी है। क्या प्रेसिडेंट को सलाह मानना बाध्यकारी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट, लिख लो ये, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाह देना बाध्यकारी है। द सुप्रीम कोर्ट आर बाउंड टू गिव एडवाइस ऑन अंडर आर्टिकल 143। द सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू गिव एडवाइस अंडर आर्टिकल 143। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत सलाह देने के लिए बाध्य है। द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस ऑन आर्टिकल 143, है ना। किस आर्टिकल पर? 143 पर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह नहीं दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। मैंडेटरी मतलब बाध्यकारी। बाध्य, मैंडेट मतलब करना ही है। जैसे स्वयं की रक्षा के लिए अगर अपन कोई जुर्म करते हैं तो फिर वही बात, नेचुरल जस्टिस, कि क्या इसने वास्तव में जानबूझ के किया है और स्वयं की रक्षा के लिए किया है, तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे, और आपने अगर ऐसा, तो फिर आपको सजा देंगे, सजा तो मिलेगी। आपने अगर कोई अपन को
कोशिश कर रहा है या फिर अपने साथ गलत कर रहा है, अपन सम के बचाव में बा- उसको देख- गोटा मार के देखो। मर गया तो कोई भी जस्टिस देता है ना, कोई भी जज अगर न्याय देगा तो उसमें एक चीज देखी जाएगी जो सबसे मैंडेटरी, जो उसकी आत्मा है न्याय की, इंटेंशन। आप क्या चाहते थे? आप अगर आपने इंटेंशनली किया, आपको कोई गोली मारने आ रहा, आपने भटा फेंक दिया, खोपड़ी फूट गई, मर गया वो, तो फिर आपका इंटेंशन उसको मारना नहीं था, आपका इंटेंशन आपको प्रोटेक्ट करना था। तो उसकी डिग्री कम हो गई। डिग्री देखेंगे हम, डिग्री देखें ना, गुड, बेटर, बेस्ट, डिग्री देखते हैं ना किसी चीज की। गुड का मतलब भी अच्छा होता है, बेटर का मतलब भी अच्छा, बेस्ट का मतलब भी अच्छा, लेकिन गुड में थोड़ा अच्छा, बेटर मतलब और ज्यादा अच्छा, और बेस्ट मतलब टॉप पे। तो ये ऐसे न्याय में भी डिग्री देखी जाती है कि क्या वो न्याय वास्तव में मारना चाहता था किसी को, कैसे मारना चाहता था, कितनी क्रूरता से मारना चाहता था। हम मान के चले किसी ने गोली मार दी और किसी ने उसके हाथ काटे, पैर काटे, ऐसे मारा, तो उसकी डिग्री देखी जाएगी। तो वो जज तय करते हैं। ऐसा संविधान में लिख नहीं रखा है कि अपने, सजा कम हो जाती है। हाँ, सजा कम हो सकती है उस डिग्री के हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल देता तो झूठ कैसे कर लेगा? मतलब उसने जानबूझ के बना, वो बोलते गलती से करता है। साक्ष्य मांगेगा, वो कोर्ट साक्ष्य मांगेगा। ऐसा किसी ने सच में उसका इंटेंशन ऐसा नहीं हो और वो साक्ष्य ना दे पाए तो प्रूफ नहीं ले पाए तो करके देखो। बिना साक्ष्य के कुछ नहीं होता है। जेल में। न्यायपालिका क्या मांगती है? सबूत मांगती है। पुलिस सबूत मांगती है, देखो, बोलते हैं ना। अब आपने एक चीज देखी होगी, आपने एक केस का नाम सुना होगा, एट्रोसिटी एक्ट। एट्रोसिटी एक्ट का नाम सुना? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ, वो क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। उसमें क्या है, अगर किसी ने एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया तो आपको सीधा जेल में बंद कर देंगे। तो इस केस का मिसयूज भी होता है। मृत्युदंड था ना इसको? अधिकतम सजा है वो, मैक्सिमम मृत्युदंड कैसे, फांसी पर लटका देंगे? इसमें सुनवाई का मौका नहीं मिलता आपको। तो इस केस, हर केस का मिसयूज होता है। जैसे महिलाओं को क्या है, ये लेने का अधिकार है, कंपनसेशन, जिसको क्या बोला जाता है, पैसा मिलता है ना डिवोर्स होने के बाद, एलिमनी। तो उसका कितना मिसयूज होता है ना। हर मामले का मिसयूज होता है। तो अब ऐसा अगर हो गया कि आपका इंटेंशन देखिए लोग मिसयूज करने लगे, बोले मैं तो मेरा अपने आप को बचाना चाह रहा था। अब एक वर्ड होता है मैरिटल रेप, अगर आप जानते हैं तो क्या होता है? ऐसे लिखा है। वैवाहिक बलात्कार। एक फिल्म सजेस्ट करूंगा मैं, आप वेब सीरीज देखना ही है, उसका नाम है चिरैया। किसने देखी? थोड़ी बहुत नहीं, पूरी देखो, उसमें पता चलेगा, है ना, कि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है ना, अपब्रिंगिंग मतलब समझते हैं आप क्या होता है? पालन पोषण। हमारे जो माँ बाप समझाते हैं ना, लड़की रहती है, बोले हैं रो रही है तो लड़का रोएगा क्या, लड़कियों जैसे रो रहा है, तो वहीं से आपने उसमें पुरुष वाली सोच डाल दी, है ना। वो जो लड़का रहता है ना, उसकी भाभी ने उसको बड़ा किया है, उनके भाभी का बच्चा नहीं था तो उन्होंने बड़ा किया है, तो उसने समझा है कि ये है फलाना ढिमका। तो फिर बाद में वो क्या करता है, उस महिला की सहमति के बिना उससे सेक्स करता है ना। तो वो बेचारी परेशान हो जाती, फिर वो क्या करती है, ब्लेड से अपने वेजाइना में कट लगा लेती है, वो इतना परेशान हो जाती है वो। तो आप देखना, ये मैरिटल रेप पे ही अभी केस आया था, अभी मार्च 2026 तक का डेटा है, मार्च 2026, कि भारत में 5% महिला ऐसी है जो मैरिटल रेप का शिकार है। मतलब अगर 100 शादियाँ हो रही है तो 5 शादियों में उन महिला से उनके पूछा भी नहीं जाता और सेक्स किया जाता है बिना उनकी सहमति के। अच्छा, 2 अक्टूबर 2024 के दिन एक केस आया, 2 अक्टूबर 2024, और सरकार ने बोल दिया, क्या बोला, कि शादी का मामला है ये, मैरिटल रेप गुनाह नहीं है। शादी के बाद पति पत्नी को क्या मिल जाता है, राइट मिल जाते है ना। तो इसके इस थीम पे बनी है। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, कोई चीज़ मैरिटल रेप है या नहीं? फिर तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, शादियाँ बिगड़ जाएगी। अगर आप ये देखने लगे तो फिर आप उसको, कमरे की बात बाहर आ जाएगी, समाज में एनर्जी फैल जाएगी। मान के चलिए आप, जैसे हम क्लास में जितना सहजता से बात कर रहे, क्या कोई दूसरा आपसे ऐसी बात कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या गांव में ऐसी बात हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो जब घर के अंदर की बात बाहर आने लगेगी तो समाज में फैल जाएगी एनर्जी, और एनर्जी फैल जाएगी तो परिवार बचेंगे नहीं, परिवार नहीं बचेगा तो समाज बिखर जाएगा, और समाज बिखर जाएगा तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक पारिवारिक मामला है, ये मैरिटल रेप एक घर का मामला है, इस पर अभी जो कोई केस कानून नहीं बनेगा, है ना। मान कोई महिला इस आधार पर केस नहीं लगा सकती शादीशुदा,
क्या बोला, मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे पति ने रेप कर दिया, इसी थीम पे ही कि फिर वही बात, लीगली आप जा ही नहीं सकते। फिर वो कोर्ट जाती है तो उसके वकील ने बताया कि आप लीगली कहीं नहीं जा सकते, लीगल राइट नहीं आपके पास। संविधान में कहीं लिखा होना चाहिए, किसी एक्ट में लिखा होना चाहिए कि इस बेस पे आप कोर्ट जा सकते। वो तो किया था, यही तो समझाने के लिए है इसमें कि किया, लेकिन वो जाने का अधिकार नहीं महिलाओं के पास। और अधिकांश महिलाएं तो क्या है, बोल ही नहीं पाती, मन मार लेती। अच्छा, ये अपने मम्मी के पास गई घर छोड़ के, तो मम्मी ने बोल दिया पति पत्नी में ये तो होता है। इससे पहले मम्मी इस लड़की को एक लड़के ने छेड़ दिया था, तो मम्मी ने बोला आप इसको ही मारा बेचारी को, आप जाके बोल लो मम्मी वो लड़का छेड़ रहा था। बोले तू ही ऐसी होगी, तू इधर उधर जाती। हमारे माँ बाप हमें प्रोटेक्ट नहीं करते, वो हमें और क्या करते, गलत निगाह से देखते। कभी भी कोई लड़की है, अगर कोई ऐसा केस हुआ, बहुत सारी, मुझे तो बहुत सारी लड़कियों ने आके बोला कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। और एक और बात बता रहा हूँ मैं, ये गलत काम कौन करता पता है, परिवार के ही लोग, किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है कि आपके हाथ लगा दे। अभी एक मूवी देखी थी मैंने, हाईवे, मजा आ जाएगा आपको, वो जुगनी हो गाना आता है, वो सुना ना आपने। हाईवे में आलिया भट्ट रहती है, उसके अंकल वगैरह क्या करते हैं, उसका अंकल रहता है, छोटी सी बच्ची रहती है ना, उसको क्या करती है, वो चॉकलेट लाता है और उसके साथ गलत काम करता है, वो बेड टच करता है। उसने मम्मी को बोला, मम्मी ने बोल दिया चुप रहे, मम्मी ने उसको बंद कर दिया। फिर वो सहम गई, डर गई वो। आप मान के चलिए आपकी मम्मी बोल दो कुछ बात, तो मम्मी आपको डरा देंगे 2 मिनट, कैसी बातें मत बोल, घर है ना, कि आपके पापा को मत बोलना, इनको मत बोलना। तो फिर वो लड़की बेचारी डर जाती है। तो आप ये एक तो हाईवे और एक ये फिर बोले हे समय बिगड़ेगा, समय नहीं बिगड़ेगा। जो मूवी देखने से आप सीखते हो ना, वो आप यूँ नहीं सीख सकते। और एक और मूवी है गवर्नर, अभी आई वो गवर्नर। ये है कि 1991 में भारत में क्या अगर पैसा खत्म हो गया था, हमारे यहाँ पर FRA होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन मतलब विदेशी हमारे यहाँ पर घूमने आते हैं, या हम बाहर से पेट्रोल मंगवा रहे, पेट्रोल भारत में तो होता नहीं, बाहर से कुछ चीज़ें मंगवा रहे तो हमें डॉलर में पैसा देना रहता है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे पास तो पैसा रुपया है, रुपया देश में दुनिया में चलता नहीं। दुनिया में एक्सेप्टेड मुद्रा कौन सी है, डॉलर। तो आपके पास डॉलर खत्म हो जाते, जब आपके पास पेट्रोल लाने के पैसे नहीं रहेंगे, बेसिक चीज़ें, तो देश कोलैप्स कर जाएगा। तो 1990 में देश कोलैप्स होने वाला था। तो RBI ने उसको कैसे बचाया, ये सब इसमें दे रखा है, हम पढ़ाएंगे भी आपको आगे, लेकिन अभी नहीं देखो। तो 3 मेरी सजेशन रहेगी, एक तो मैरिटल रेप पे आप देखना चाहिए, चेहरा देखें, अगर आप इकोनॉमिक चीज़ों को समझना चाहते हैं तो गवर्नर देखें, और फिर आप हाईवे देखें। और एक और है लाइफ इन ए मेट्रो, देखा किसी ने, लाइफ इन ए मेट्रो भी बहुत अच्छी है। वो लड़की बहुत परेशान रहती है, तो उस इरफान खान रहता है, उसको ऊपर ले जाते छत पे और बोलते कि चिल्ला जोर से, वो चिल्लाती है जोर से। हम जैसे हमें पेट खराब हो जाता है, क्या होती है, उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है ना, पेट खराब होने से आपने कुछ ज़्यादा खा लिया, तो फिर क्या होगा, वोमिट होगा, तब जाके आपको सुकून मिले। विचारों में अगर ऐसा वोमिट, इतना कचरा भर गया, तो उसका वोमिट कैसे करेंगे। या तो आप टीचर हैं तो बोल दो बच्चों को, ख़त्म बात। टीचर को कभी तनाव नहीं आता है, कभी तनाव। या अगर आपका दोस्त अच्छा है, बेस्ट फ्रेंड, तो उसको बोल दो। और जनरली लड़कियों को भरोसा नहीं देता अपनी बेस्ट फ्रेंड पे। लड़के तो फक्कड़ रहते, हर बात कर लेते, लड़कियां भी कर लेती, पर फिर थोड़ी सी लड़कियों को गिना देती है। लड़कों में लॉयल्टी रहती। ये मैं बायस्ड भी हो सकता हूँ, बायस्ड भी हो सकता हूँ ना, पर होती है, लड़कियां भी बहुत अच्छी दोस्त होती है। या किसी लड़के की कोई अच्छी लड़की दोस्त है, गर्लफ्रेंड नहीं, लड़की दोस्त। लड़की दोस्त और गर्लफ्रेंड में फ़र्क है ना। हाँ, फ्रेंड रह सकते। आजकल के तो लिबरल बच्चे तो होते ही, तो उनको बता। फिर नहीं है तो फिर आप जोर से चिल्लाओ, रो, जोर से चिल्लाओ, रो। इस थीम पे लाइफ इन ए मेट्रो, तो लड़की बहुत टेंशन में रहती है, तो उसको ले जाता है छत पर, जोर से चिल्लाती है, और फिर अपने आप को में बहुत हल्का फील करती है। कागज़ पे लिख सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, आप अपनी वीडियो बना के खुद देखो, फिर डिलीट कर दो। ये तो ये चीज़ें। और जीवन में देखो, सबसे ज़रूरी क्या है, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी, पढ़ाई तो है ही, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी जीवन जीने का नज़रिया, कि आप चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं। 10 चीज़ें आएगी। पढ़ाई तो सिर्फ, असली एग्ज़ाम तो आपकी परीक्षा के बाद होती है, जब लाइफ में एंटर करते हैं। जो लोग नज़रिया जानते हैं, जिन तनाव नहीं रहता है, वो कभी बढ़िया रहते हो। बहुत सारे एग्ज़ाम, नौकरी लगने के बाद भी दुखी, और बहुत सारे मेरे जैसे कुछ नहीं है फिर भी खुश थे। वो चीज़ें सीखें आप, है। चलो, ज्ञान की बातें हो गई। तो सार्वजनिक मामले पे आप कहाँ जा सकते हैं,
कोर्ट जा सकती है। तो क्या लिख रखा है कि सार्वजनिक महत्व के किसी भी मसले पर विविध प्रश्न उठने पर, विविध मतलब कोई मिसलेनियस चीज है जो कहीं नहीं लिख रखा है। जैसे अभी शिवानी ने पूछा कि सर मैं अपने आप को बचाने के लिए फटा फेंक दूं मर जाए कोई, तो ये विविध चीज है, ये कहीं लिख नहीं रखा है। तो इस पर प्रश्न उठने पर यानी कि किसी भी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि ये कोई भी मुद्दा सार्वजनिक विषय का, कुल मिला के अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई केस हुआ है, जैसे अभी बाबा जी के वहां जाते हैं लोग ने भगदड़ हो जाती है, मर जाते हैं, होता है ना कि 120 लोग मर गए, 130 लोग मर गए। अच्छा एक महिला बोल रही है कि मैं क्यों नहीं मरी बाबा जी के यहाँ पे, मैं मर जाती तो मैं स्वर्ग में चली जाती। अरे मूर्ख 4 जूते रखूं उसके, बेवकूफ नहीं की। ऐसे मूर्खों ने क्या कर रखा है, इन लोगों को प्रमोट कर रखा है। तो ऐसा राष्ट्रपति को लगता है अच्छा उस पर केस तो होगा नहीं, बाबा जी केस पे कर दे मतलब क्या है, दिक्कत हो जाए, समाज सुधारक है वो तो। एक लड़की है चित्रलेखा, देखा होगा ना, वो ज्ञान देते गाना गाती, 2 करोड़ की गाड़ी लेकर लोगों बोलते थे मोह मत रखो पैसों से, धन वन मत रखो, मोह मत रखो, पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा हमें तो दान करो यार, हम गाड़ी लाएंगे, बनाने वाली बात। आप सार्वजनिक रूप से बोलो ना कि हाँ मैं पैसे इसलिए कमा रहा हूँ, मुझे ऐसे करना है, मुझे मजे लेना है, मेरे जीवन जीना है, खत्म बात। लोगों को क्यों बोला आप मत कमाओ, वो बेड़ू बनाते बोले पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ वो हमें ला के दे रहे लोग। एक बात आई जाती है टीचिंग, ज्ञान सिर्फ देने के लिए होता है, यही बात सब रियल बात है। जितना ज्ञान व्यक्ति देता है ना उतना खुद पे अप्लाई कर देना वो भगवान बन जाए, है ना। सलाह कोई और पूरा तैयारी कर इधर मैं बताऊँ, खुद नहीं कर रहे, दूसरे को बताया कि तू कर रहे मैं बताऊँ, है ना। हाँ तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई भी मामला सार्वजनिक, तो आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 143, या प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। और अगला है आपका किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते। कुल मिला के हमने एक 123 एग्रीमेंट करा, कब हुआ था 2005 में, हमने बताया था उस दिन इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, इसको 123 एग्रीमेंट बोला जाता है। या हमने करा सिंधु जल समझौता, सिंधु रिवर वाटर डिस्प्यूट, है ना। या हमने शिमला समझौता करा, है ना, शिमला संधि हुई थी 1954 में, है ना, 54। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री और उधर जुल्फिकार अली भुट्टो या कोई था जो भी था, हाँ 62 जो भी, मुझे ईयर याद नहीं एग्जैक्टली, शिमला से भारत चीन की सीमा बनती ना वो। तो ये ट्रीटी होती है। अब उस ट्रीटी को रिवाइव करना है और प्रेसिडेंट की सहमति है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति को इतनी समझ रहती नहीं, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से बोलेगा लीगली कि क्या इस पे मैं सहमति दूं कि नहीं दूं, या आपका क्या विचार है। तो ये हो गया आपका, इन दोनों मामलों में राष्ट्रपति क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं। क्या हो गया, है ना। और क्या है ना, राष्ट्रपति द्वारा क्या है, बहुत सारे मामलों पर क्या सुनवाई करी थी। जैसे राम जन्मभूमि मामला 1993 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली, क्या ली कि क्या ये जन्मभूमि मामला देना चाहिए। और एक और 2002 में 2004 में हुआ था पंजाब समझौते को समाप्त करने संबंधी। और अगला 2012 में 2G स्पेक्ट्रम, 2G ये जो आपने 2G 3G 4G 5G ये सुना ना, जी मतलब क्या, जनरेशन ऑफ इंटरनेट, या जनरेशन ऑफ ये आपकी इंटरनेट की ये, है ना। तो अब ये जो, जब आपने सुना होगा एयरटेल आइडिया वोडाफोन ये सिमें रहती है ना, इनका रिचार्ज करा था आप, ये 5, तो इनको मिलता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब बॉन्ड मिलते हैं कि आप जो लाइनें बिछाओ और लोगों को नेटवर्क दो और अपनी सिमें बांटो। तो उसमें 2G स्पेक्ट्रम जब बंटे तब घोटाला हो गया था, बहुत बड़ा, कुछ 1000 करोड़ रुपए घोटाला हो गया था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मांगी थी प्रेसिडेंट ने कि बोले आप बताओ यार क्या करना चाहिए, है ना। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह लेते हैं, और उन्होंने राम जन्मभूमि पर सलाह ली, पंजाब समझौते पर सलाह ली और 2G स्पेक्ट्रम मामले पर सलाह ली। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगला है आर्टिकल, ये हो गया आपका सलाहकारी क्षेत्राधिकार खत्म। ठीक, अब अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वेरी वेरी मोस्ट IMP, आर्टिकल 129। अभिलेख न्यायालय क्या बोला जाता है इसको, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी केस होगा, कोई भी मामला होगा या कोई भी बात होगी, एज अ रिकॉर्ड रहेगी वो, मतलब उनके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे किसी भी मामले के।
तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें क्या लिखा रहता है कि अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेखों के न्यायालय में उच्चतम दो शक्तियां रहती। क्या शक्तियां? अभिलेख का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है रिकॉर्ड। आपने सुना होगा अशोक के अभिलेख, द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, है ना। अशोक के अभिलेख मतलब वहां पर लिखा रहता है कि अशोक ने इस समय में ये करा, या अशोक का नाम प्रियदर्शी था, फलाना था, इन्होंने इतनी बीसीम बनाए, इतने एसीम बनाए, ये सारी चीजें। तो पहले इसमें क्या है, दो चीजें देखी जा रही। क्या ले कि उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई पर फैसले सार्वजनिक, कुल मिला के जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड रहेगा, लिखित रूप में, या आजकल वीडियो चल रहा है तो वीडियो के रूप में। और अगर मान के चलिए 2000 में कोई फैसला आया, क्या फैसला आया कि सभी लोगों को इक्वल राइट मिलना चाहिए, किसका? एजुकेशन का। 2026 में सेम वही फैसला आ गया कि लड़कियों को कोचिंग वाले कोचिंग में नहीं आने दे रहे, तो मतलब बात इक्वल राइट क्या करें, तो उस 2000 के केस को रेफर करेंगे कि उस समय क्या बोला था। आई बात समझ में? जो हमने पुराना सुनवाई कर दी ना, उसको रेफर करके, रेफर मतलब उसका, जैसे हमारी रेफरेंस बुक रहती है, सुना होगा रेफरेंस बुक, तो आप पढ़ते हैं ना, सेम ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट उस पुराने मामले को क्या करेगा, रेफर करेगा और वर्तमान में केस सुनाएगा। तो क्या लिख रखा है कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही मतलब जो प्रोसीडिंग होती है एवं उसके फैसले सार्वजनिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जा रहे। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी प्रोसीडिंग कर रही है तो उसको एज ए एविडेंस रखा जाएगा। जो आज फैसला दे रहा है, भले 100 साल बाद उस ऐसा ही फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी कोविड-19 आया था, कोविड-19 में वैक्सीनेशन हुआ, मान के चलिए 5002 में एक ऐसा फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये सभ्यता रही तो फिर उस फैसले को रेफर करेंगे कि उस समय ऐसा हुआ था। ठीक है, ये होता 2000 साल बाद भले कभी भी हो सकता है, तो जितना रखेंगे उतना रख दें। अर्काइव एक वर्ड होता है, ये क्वेश्चन भी आया हो, अर्काइव आपने सुना होगा ना। हाँ सर, जैसे 5 साल के बाद ये जो बही खाते जमा दिए जाते हैं वो अर्काइव नहीं करते क्या हम? अरे व्हाट्सएप पे मैसेज अर्काइव नहीं बट प्राप्त करते हैं। अर्चिव नहीं बोले, अर्काइव इसका वास्तविक प्रोनाउंसिएशन अर्काइव है। अर्चिव अर्काइव है इसका, अर्चिव तो आप बोले, इसको अर्चिव बोल रहे हो, इसको तो बोलने में क्या है, पर इसको वास्तव में अर्काइव, इसमें आर साइलेंट वाइलेंट नहीं है, अर्काइव बोला जाता है। हम बोलते हैं अर्चिव, वो बात अलग है, पर इसको अर्काइव बोला जाता है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे ना, ब्रिटिश इंग्लिश देखे, अमेरिकन इंग्लिश देखे, अर्काइव बोला जाता है। अर्काइव मतलब संग्रहण कर लेना। आप अपना मैसेज अर्काइव कर दो, छुपा देते हैं, सेम ऐसे ही डाटा आप छुपा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना मैसेज को या अपने फैसलों को छुपा देता है। अगला क्या है? इसका मतलब तो छुपाना। छुपाना अर्चिव। तो मेरे को तो आज पता चला इसको अर्काइव बोलते हैं। इसका एक और वर्ड हो सकता है हाइड। हाइड अलग होता है, हाइड तो अलग होता है। हाइड करना मतलब सबकी नजरों से, है ना। हाँ, एक और रूप होता है वो और अपीली क्षेत्राधिकार में क्या है? अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मतलब न्यायपालिका की अवमानना अगर कोई कर रहा है, हमने बोल दिया कि जज साहब खराब है, मतलब मैंने न्यायपालिका की अवमानना कर दी, तो मेरे ऊपर भी केस लग सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है। उसका रिकॉर्ड भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या लिख रखा है इसके पास? क्या है? न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार किसके पास? अंडर आर्टिकल 129। और क्या लिख रखा है कि 6 माह के लिए सामान्य जेल अगर आप न्यायपालिका का अवमानना करते। किसकी? जुडिशरी का अवमानना का मतलब होता है उसको वायलेशन करना, उसकी रिस्पेक्ट। ने 2 महीने की जेल दे दी, अगर उसने जेल नहीं ली तो फिर केस लग जाएगा ना। हाँ, उस पर केस। हाँ, मान सुप्रीम कोर्ट ने या अपने जज को गलत बोल दिया, न्यायपालिका गलत बोल दिया, बोले भारत की न्यायपालिका भ्रष्ट है, ऐसा बोल दिया, आपने न्यायपालिका का अवमानना कर दी, नहीं बोल सकते ऐसा, है ना। तो इसकी भी सुनवाई रहती। क्या? जुडिशियल डिवीजन भला बुरा कहने का अधिकार नहीं है। अब हम ये सारे छोड़ दो। अब देखो न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी अन्य अधिकार, ये आर्टिकल 171 एक आर्टिकल है, आर्टिकल टीम तो बताते हमारा कानून अंधा है, हमारा कानून अंधा है, इसलिए उसके आंख पे पट्टी लगी थी, अब खोल दी, वो हटा दी पट्टी। सर हाँ सर, एक लड़की खड़ी रहती ना मूर्ति उसको ए ऊपर देख कर- लड़की तराजू लेके, लड़की तराजू लेके ऐसे रहती है, हाँ। पर वो ऐसे झुकी रहती है वो। अब वास्तव में असली में तो नहीं है। वो लड़की बोल, लड़की थी, उसका नाम मैं पूछी।
गांधी जी न्याय की देवी, महाभारत में गांधारी न्याय की देवी है वो, बस। मैं सही बोल रही तो सर जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ऐसा हुआ था कि किसी लड़की अच्छा मुझे बताओ, शपथ और प्रतिज्ञान में क्या फर्क है? ओथ एंड अफर्मेशन में क्या फर्क है? मतलब कैसे लेते हैं एक बताओ। इसके द्वारा दिया जाती है प्रतिज्ञा खुद देते प्रतिज्ञा मतलब किसी चीज के लिए जाती ना कि मैं ये करूंगी, मतलब वो तो ऐसे की जाती है ना। प्रतिज्ञा कृष्णा की। नहीं ना, और प्रतिज्ञा मतलब उसको करना। सर शपथ ऑफिस क्या शपथ ऑफिशियल शपथ किसी चीज की नियुक्ति के लिए होती है। कुछ भी नहीं सर। ओथ लेता है कौन? राष्ट्रपति। मैं क्यों बताऊं? सरकारी कर्मचारी अरे राजनीति वाले देखो, ओथ संविधान के नाम पे ली जाती है, भगवान के नाम पे ली जाती है। मैं भगवान के प्रति, और अफर्मेशन नास्तिक व्यक्ति करता है, किसी को नहीं मानता। प्रतिज्ञा नास्तिक करता है। जो भगवान को नहीं मानता है ना, वो अफर्मेशन लेता है, और जो भगवान को मानता है वो ओथ लेता है। जो गॉड को मानने, हम बोले मैं गीता की कसम खाता हूँ, कुरान की कसम खाता हूँ, वो ओथ ले रहा है। और अफर्मेशन मतलब जो भगवान को नहीं मान रहा है, अफर्म कर रहा है कि भगवान कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक डिवाइन चीज को मान रहा हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं कल से कुछ नहीं खाऊंगी, ये सर क्या हुआ पत्नी लेके हैं? शपथ लेके हम शपथ लेंगे ना, भगवान को मानते हैं, हम किसी में विश्वास करते हैं तो ओथ लेंगे। और अगर आप नास्तिक है, अगर आप वो है नास्तिक, पति के लिए कैसे शपथ लेते सर हैं? कसम में क्या फर्क होता है? जब तक मेरा पति कसम अलग चीज है, ये दोनों लीगल टर्म है। हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति की अन्य क्षेत्राधिकार या अनन्य शक्तियां। हमने पहले क्या देखा? पहले देख लिया हम अपीली क्षेत्राधिकार, है ना, उसके बाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अन्य क्षेत्राधिकार। अब हम देखें अन्य में आर्टिकल 71। अब राष्ट्रपति होता है देश में और एक उपराष्ट्रपति होते हैं। अब इन दोनों से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, बैठने में दिक्कत तो नहीं आती आगे आपको? दिक्कत आए तो पीछे बैठ जाना, क्योंकि चश्मा लग रहा है, हो सकता है विजिबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक। किसी को भी दिक्कत हो तो एडजस्ट कर सकते हैं ना, आगे पीछे। हाँ, तो आर्टिकल 71, अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, तो उसका डिस्प्यूट अल्टीमेट कौन करता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित आप ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते, ना हाई कोर्ट में जा सकते। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। तो ये क्या है? इसका सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव पावर। क्या है? एक्सक्लूसिव पावर, मतलब उसका अनन्य क्षेत्र है, इसके अलावा कोई भी देख नहीं सकता। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस प्रावधान पर केवल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है? प्रधानमंत्री के चुनाव, सांसद के चुनाव, विधायक के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, है ना, बाकी किसी का भी हाईकोर्ट में हो सकता है ना। प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री के चुनाव का सुनवाई कहाँ हो सकती है? हाईकोर्ट में हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री बाद में होता है, पहले सांसद होता है वो। इंदिरा गांधी जी की सुनवाई का केस किसने दिया था? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। बोला था ना 5-6 साल तक प्रधानमंत्री नहीं रहोगे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर केस कहाँ होगा सुनवाई? केवल सुप्रीम कोर्ट में, और बाकी किसी की भी सुनवाई वो हाई कोर्ट में हो सकती है, ठीक। तो पहले देखिए हम आर्टिकल 71। क्वेश्चन आएगा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य क्षेत्राधिकार कौन से? तो ये लिखेंगे अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित जो भी मामले हैं कहाँ सुने जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, है ना। ये इनका मूल अधिकार भी, विशेष अधिकार भी, और क्या है ये? कुल मिला के अंतिम या क्वेश्चन आएगा द लास्ट इंटरप्रिटर ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो वो कौन है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट है ना। अब अगला है ये यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों, कुल मिला के यूपीएससी। अच्छा, यूपीएससी का वर्णन क्या कर रखा है? आर्टिकल 315 से 323। 324 तो इसी आ जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ जाता है, और 323A में आ जाता है आपका ट्रिब्यूनल्स। बाकी 315 से लगाकर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, कि इन विच आर्टिकल मेंशन अबाउट दिस यूपीएससी एंड रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपीपीएससी भी किस में आता है? इन तीनों आर्टिकल में आते हैं, है ना। पब्लिक सर्विस कमीशन लिखना है। आर्टिकल रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से
323 लिखे आप, है ना, 315 से 323, 315 से 323, है ना, अनुच्छेद 315 से 323। यूपीएससी से मतलब 315, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इससे सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड है? लोक सेवा आयोग। किससे? लोक सेवा आयोग। और उसमें भी 315 संघ लोक सेवा आयोग। दो प्रकार के लोक सेवा आयोग होते हैं, एक तो राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और एक और होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। संघ मतलब यूनियन, यूनियन मतलब जो आईएएस की एग्जाम लेता है। रिक्रूट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नौकरी कहाँ करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, उस वो कहाँ रिक्रूट करता है? राज्य में करते हैं, नौकरी भी राज्य में करते हैं। और एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, जैसे मान के चलिए छत्तीसगढ़ के पास पैसे नहीं है ना एग्जाम करने के, तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ संयुक्त लोक सेवा आयोग, एमपी एंड छत्तीसगढ़ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इन दोनों के लिए एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। ये होता है जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एक बार ये वाली लाइन समझा दो ना। कौन सी? सेकंड वाली, कौन सी? इस संबंध में जो विशेषण और अंतिम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार भी है, विशेष अधिकार भी, और लास्ट अंतिम व्यवस्थापक भी यही है। सुप्रीम कोर्ट कुल मिला के राष्ट्रपति संबंधी सारे मामलों का अंतिम व्यवस्थापक है। व्यवस्था का मतलब इसको इंटरप्रेट करना, बाल की खाल नहीं उधेड़ना हर शब्द का। ठीक, अंतिम मतलब लास्ट इंटरप्रेटर, मैंने बोला ना लास्ट इंटरप्रेटर ऑफ डिस्प्यूट रिलेशन, इंग्लिश में बोला था मैंने, हिंदी में बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित किसी भी मामले का अंतिम व्याख्याता है। कोई भी मामला होगा, कोई भी विवाद होगा, तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। उसकी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट। अब हम अगला आर्टिकल यूपीएससी, है ना। अब संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते और सदस्य होते, अभी क्वेश्चन आया था, अब बताएंगे मुझे जवाब कि एमपीपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बिल्कुल भी नहीं। एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपके लिए कल का होमवर्क है, लिखें आप सभी आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, है ना। सभी आयोग कहां से पता करें? चैट जीपीटी पे लिखे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रमुख आयोग, है ना। ये आपके जो सिलेबस में लिख रखे ना, वो सभी आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल। केवल एक चीज याद रखना है, केवल एक चीज, कि मध्य प्रदेश के सभी आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। टेन्योर ऑफ द, टेन्योर लिखो इसे, टेन्योर ऑफ द मेंबर एंड चेयरपर्सन ऑफ ऑल कमीशन, ऑल कमीशन, ये कहां से मिलेगा हम आपको बताएंगे। अब पीडीएफ भेजूंगा, आपने मैसेज नहीं करा, पीडीएफ भेजूंगा आपको, उसको प्रिंट निकालना है सिलेबस की, एक बार समझाएंगे आपको। ठीक, छुट्टी हो जाए उसके बाद बैठना है तो मैं समझाऊंगा क्या है। हाँ, टेन्योर ऑफ द, ये टेन्योर ऑफ द मेंबर एंड चेयरपर्सन ऑफ द ऑल कमीशन। ऑल कमीशन कहां से मिलेंगे? आप लिखेंगे चैट जीपीटी पे, और लिखें फॉर एमपीपीएससी एग्जाम, तो ऐसे लिखना है सबको। फॉर एमपीपीएससी ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फॉर एमपीपीएससी एग्जाम, तो आपको मिल जाएगा, है ना। चैट जीपीटी में सारे एक सीक्वेंस आ जाएगा, उसको देखना है। बोले क्यों दे रहे? क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हम देखें कि यूपीएससी से संबंधित कोई भी विवाद हो, क्या लिख रखा है कि ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार और आचरण, बिहेवियर एंड कंडक्ट, क्या बिहेव कर रहे, क्या कंडक्ट कर रहे, इन सभी की जांच करता है। क्वेश्चन आएगा यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की जांच कौन करता है, कि हु वेरीफाई द मेंबर ऑफ एंड चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी बिहेवियर एंड कंडक्ट, तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अब यूपीएससी क्या करता है? एग्जाम रिक्रूटमेंट बॉडी है। क्या है? एग्जाम रिक्रूट करती है। ठीक, पानी बोतल दो, तो बोतल दो भाई। कल क्यों नहीं आए थे आप? भाई तबीयत सही नहीं हुई? क्या बोला डॉक्टर? जांच करा ली कि इंजेक्शन लगवा झोला छाप से? नहीं नहीं, नहाए तो हम सब थे यार, ऐसे क्यों मरना बच्ची को बेचारी को। हाँ, एक बार और क्या बताया डॉक्टर ने? बीमार हो रिपोर्ट करा लो अपनी, तो इंजेक्शन लगवाने से अच्छा जांच करवा के, क्योंकि बिना पता करे हैं। जो जंगल अंगल के आसपास रहते हैं ना, उनके लिए एक सबसे बड़ा इशू चल रहा है आजकल। एक बीमारी हो रही, एक ऐसा कीड़ा वीड़ा रहता है, वो काट खाता है, तो एक बाइट मार ली ना, तो अब कमजोरी होगी, आपको सर दुखेगा, भयंकर प्रॉब्लम हो रही उससे। नए आया वो स्क्रब्स, सर्च करना गूगल पे, स्क्रब्स वायरस। अभी स्क्रब्स वायरस देखना तो विशेष ध्यान रखे, जो कुएं हुए जाते हैं कभी,
लड्डू जीत जाते ही ना होंगे। नहीं, मेरे घर के सामने समझा भी तो कुछ भी हो सकता है। सब दुनिया की इससे वाहियात बात कोई हो नहीं सकती। सर मैं एकदम कितनी खतरनाक हैं? दिन भर मुझसे सही काम में करते भी, थे। मेरे घर के जस्ट सामने पहले तो मतलब वो रोड भी से जॉइंट था उधर से, अब क्या है बीच में से रोड हैं? बन चुका है। कीड़ा पुलिया संपल तो- भूत क्या कर दुकान है, वो थोड़ी कीड़ा है वो। अरे मेरे लोग भी सर आपने ऐसा क्यों, ऐसी वाहियात बात क्यों हो सकती है, क्योंकि वो आपको पता वेरी है ये कितनी गंदी बात है कि वो शमशान से कुछ होता नहीं। कीड़ा भूत थोड़ी हो। वहाँ तो बहुत कुछ सालों से रह रहे हैं। हाँ यार वो तो कीड़ा है, सही बात बोल रहे। लो आपके लड्डू जी के पीछे कप रख दिया। देखो, तो अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, सबका व्यवहार क्या कंडक्ट कर रहे, वो क्या बिहेवियर है, उसकी सुनवाई क्या होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के पास बैठना था आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, चलो कोई बात नहीं, उनके पास बैठना आप, है ना। आप दोनों पास में बैठा करो इंग्लिश में, है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मिसकम्युनिकेशन होगा दोनों के। आपको कोई मिसकम्युनिकेशन हो तो बात कर सकते हैं आप, है ना, बैठ जाना थोड़ी देर बाद। हाँ, तो इससे संबंधित अगर कुछ भी चीजें होगी तो वो कहाँ होगी, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही उसको हटाने की सिफारिश देगा। राष्ट्रपति कुल मिला के इनको अपॉइंट भी कौन करते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य को प्रेसिडेंट, रिमूव भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीजें कहाँ होगी, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। और अच्छा, अब इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दे दी इस बारे में यूपीएससी थी, तो राष्ट्रपति को इनकी बात मानना पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने बोल लिया कि यूपीएससी के अध्यक्ष गलत काम कर रहे, अब इनको हटाओ, तो प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। जैसे कि आर्टिकल 143 उसमें बाध्य नहीं था, लेकिन यहाँ बाध्य, बाध्य का मतलब बाउंड है, प्रेसिडेंट आर बाउंड, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोल दी तो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगी। अब अगली चीज आ रही है आर्टिकल 189A, लिखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 189A। 189A सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो अपने अधीनस्थ न्यायालय है उनसे केसेस मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन कॉल कर सकता है, कैन कॉल सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉर कंसर्न केस, जो केस है ना उसको मंगवा सकता है अपने पास, कंसर्न केस के लिए कॉल कर सकते, बोले आप हमें दे दो। तो सर्वोच्च न्यायालय, क्वेश्चन आएगा, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय से अपने मामले मंगवाता है। हमने ऐसी की रीड भी पढ़ी थी, एक ऐसी रीड भी पढ़ी थी ना 32 के तहत, प्रतिषेध के बोले आपसे काम नहीं हो रहा हमें दे दो, तो सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मंगवा रहा था। आर्टिकल 180 क्वेश्चन आएगा कि कौन से दो आर्टिकल, तो 32 हो रहेगी 189। तो क्या आगे आपके समझ में, सबऑर्डिनेट कोर्ट को कॉल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू कि कोई कंसर्न केस है वो आप हमें दे दें, है ना। तो ये है 189। या एक और आर्टिकल 227 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में, उच्च न्यायालय में स्थानांतरित, कुल मिला के अगर कोई केस है जो सबऑर्डिनेट, जैसे रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, उस केस को हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 228। क्या ये समझना है? बिल्कुल नहीं, केवल ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पास मामले मंगवा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कॉल कर सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि आप केस हमें दें, और आर्टिकल 228 के तहत हाई कोर्ट के पास जो केस है वो, सॉरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास, अब हमारे यहाँ पर हायरार्की क्या चलती है कोर्ट में, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट, ये है। तो अगर यहाँ मामला है तो सुप्रीम कोर्ट का मंगवा सकते हैं 189 के तहत, यहां से यहां मंगवा सकता है। और ये कौन सा आर्टिकल 189A, क्या ये समझ आ गया? हमने जो अभी बात लाइन पढ़ी ना कि अनुच्छेद 189A के तहत सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने मामले मंगवा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट तो सबसे करीबी ये हुआ। अगला आर्टिकल 228 में लिख रखा है कि जो सबऑर्डिनेट के मामले है ना, ये ट्रांसफर कहां किए जा सकते हैं, हाई कोर्ट में। ये आ गया आपके समझ में? आ गया। मान के चलिए एक केस आया, उस केस में हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट मतलब हमारे यहाँ पर हायरार्की क्या है, सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। मतलब हमें अगर जस्टिस चाहिए ना
तो कहाँ जाएंगे हम? टॉप बॉडी कौन सी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम जो कोर्ट जो है ना, वो जो यहाँ केस चल रहा है वो मंगवा सकता है अपने पास। हमने यही लाइन पढ़ाई कि कॉल कर सकते, बोले आपसे नहीं हो रहा है तो हमें दो ये। तो 189A के तहत क्या हाई कोर्ट से केस मंगवाएगा सुप्रीम कोर्ट, और 228 आर्टिकल इसी लाइन में कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना, इनके केस ट्रांसफर कहाँ किए जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। अब इसका सबऑर्डिनेट कोर्ट ये हो गया, इसका सबऑर्डिनेट ये, इसका सबऑर्डिनेट ये, और इन सब का सब नीचे वाला कोर्ट है ना। तो नीचे जो केस चल रहे हैं ऊपर वाले कोर्ट मंगवा सकते हैं। ये चीज है अन्य क्षेत्राधिकार किसके? सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, ये काम करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक। और अगली चीज आ रही है आर्टिकल 141, वेरी वेरी मोस्ट एमपी, आर्टिकल 141। एक तो 41 में क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस दिया है, क्या लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट की विधियां भारत के, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है तो वो पूरे देश में लागू होगा। पूरे देश के सभी कोर्ट को, सभी सरकारों को, सबको मानना जरूरी है। नहीं माना तो न्यायपालिका का अवमानना हो जाएगा, वायलेशन ऑफ जुडिशरी। और न्यायपालिका के अवमानना करने पर आपके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है। तो हम क्या देखें कि आर्टिकल 141 में कि द लिखे, आप क्या लिख रहे हो इंग्लिश में बताओ तो। अच्छा, मैं यहीं से बता देता हूँ, लिखो आप, इसको लिखो। क्या लिख रखा है नेहा? हाँ लिखो, द लॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द लॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और आगे shall be, the laws of Supreme Court shall be binding on all courts of India, है ना, बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो क्या देखें हम कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी केस है वो सभी कोर्ट के लिए क्या है? बाइंडिंग है। क्या है? बाइंडिंग है। अभी सभी कोर्ट क्या होता है? इनको मानना, इनको मानना है। तो अगर क्वेश्चन आएगा इन विच आर्टिकल मेंशन अबाउट दी द ऑल लॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग फॉर ऑल कोर्ट्स, तो आर्टिकल 141। और ये एमपीपीएससी प्री में आया हुआ है क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। और क्या लिख रखा आगे देखो, इसको आगे देखो, क्या लिख रखा है? इसके डिक्री आदेश पूरे देश में लागू होंगे और सभी, कुल डिक्री आदेश मतलब ऑर्डर, न्यायपालिका की भाषा में डिक्री भी बोला जाता है। डिक्री मतलब आदेश जारी करना, कि डिक्री जारी कर दी, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी बात बोल दी, इसको भी मानना है, इसको भी मानना है, ठीक है। कुल मिला के 141 में लिख रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया, कोई आदेश दे दिया, कोई भी बात बोल दी, तो सरकार को या कोर्ट को मानना जरूरी है, ठीक। यह आ गया आपका आर्टिकल 141। और नेक्स्ट चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो ये, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का अंतिम व्याख्याता है ना। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पॉइंट लिखवा रहे हैं ना वो लिखते भी रहे, अंतिम, अंतिम और एकमात्र, इसके अलावा कोई इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। क्या बोला आपने? क्या बोला? इकलौता है, अंतिम का मतलब यही कहता है ना, कि इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है ना, यही करेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल और ओनली फाइनल और ओनली, फाइनल भी और ओनली, सिर्फ यही कर सकता है और लास्ट में भी यही करे, कुल मिला के। इसके अलावा संविधान की व्याख्या कोई नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन आएगा, हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। तो कौन कर सकते? केवल सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब अगला है आपका, और ये जो भी बोलेगा ना सभी को मानना है, तो आप जानते हैं आर्टिकल 138, वेरी वेरी मोस्ट है 138 है, 138 क्या है? पार्लियामेंट के, लिखेंगे इसको, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड, द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड 138 है ना, जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या कर सकती है? ये सामान्य भाषा में लिखना है ना, क्या कर सकती है पार्लियामेंट? इसका क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड जुरिसडिक्शन,
मान के चले हमें कोई काम और बढ़ाना है इसका, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, तो कौन करेगा? पार्लियामेंट। अच्छा, एक पार्लियामेंट क्यों करेगी? संसद क्यों करेगी? क्योंकि संसद क्या करती है हमारे यहाँ पर? आप हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के ऑटोक्रेसी? डेमोक्रेसी। क्या है हमारे यहाँ पर? डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, 3 पिलर्स। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशरी, है ना, द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब लेजिस्लेचर का मतलब द मेकिंग ऑफ लॉस, कानून को बनाना। तो हम क्या देख रहे हैं कि आर्टिकल 138 के तहत अगर एक्सटेंड करना मतलब नया कानून बनाना, तो वो कौन करेगा? केवल लेजिस्लेचर। फिर आता है एग्जीक्यूटिव, उसको एग्जीक्यूट करवाना, और जुडिशरी मतलब इसको न्याय देना। ठीक, तो ये तो 138 में ये जो अन्य शक्तियां है ना या अन्य क्षेत्राधिकार है ना, ये बढ़ाने का अधिकार आर्टिकल 138 के तहत है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अब अगला आ रहा है आपका आर्टिकल 140। 140 में क्या है? अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है? कम भी कर सकता है, सैलरी कम नहीं कर सकता, अधिकार क्षेत्र को कम ज्यादा कर सकता है, डिफरेंस है। उसके वेतन व भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, नॉन चेंजेबल इन सैलरीज एंड इनको अलाउंसेस। बट क्षेत्राधिकार तो अलग चीज आ गई। क्षेत्राधिकार जब जरूरत पड़ेगी तो कम ज्यादा किया जा सकते हैं, इनकी सैलरी भी संसद बढ़ाएगी। नहीं, हाँ बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। सैलरी बढ़ा सकती है संसद, कम नहीं कर सकती। जब एक बार कोई पोस्ट बन गई, मान के कोई व्यक्ति क्या बन गया? उपराष्ट्रपति बन गया। मान के अभी उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख है लगभग, तो वो ऐसे नहीं कर सकते 3 कर दे, 4 लाख ही रहेगी। हाँ, 4 से 5 कर सकते, 6 कर सकते, 4 लाख सालाना नहीं, महीने की। वो तो किसी भी सरकारी अधिकारी की नहीं होती। किसकी? स्कूल में तो कब घटते हुए तो कभी नहीं देखे, घटते हुए ही देखे। पर मान के चलिए कोई किसी ने बात बोल दी कि विरोध में बोल दी सरकार के, तो कम कर दी सैलरी, तो क्या कर लोगे? इसलिए इमोशन। है ना? हो सकता बेचारा वो तनख्वाह की जरूरत रहती है, जब आपके पास जब पैसे आने लगते हैं, नहीं आए तो आपको बहुत बुरा लगता है कि यार क्या हो रहा है। तो सेम ऐसे ही सैलरी 4 लाख आ रही तो एक स्टैंडर्ड बन जाता है। ठीक, ये फोकटी बात बोली मैंने, कोई मतलब नहीं इस बात का। हाँ, तो 140 में क्या है? 140 में है कि संसद द्वारा पार्लियामेंट देती किसको? सुप्रीम कोर्ट को। कौन से? अनुपूरक शक्तियां। अनुपूरक का मतलब क्या होता है? जो अदर पावर से, जो अदर पावर है, जो कहीं लिख नहीं रखा है या लिख भी रखा है तो उसको ट्रांसफर करती है। तो 140 में क्या कर सकती है पार्लियामेंट? पावर दे सकती किसे? सुप्रीम कोर्ट में, है ना। अब अगला है, लिखना नहीं इसको, है ना, आर्टिकल 142। वेरी 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 मोस्ट आईएमपी एमपीपीएससी 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन, शायद मुझे लगता है, या किसी ने एग्जाम में आया हुआ है। 142 लिखेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल किया जाएगा। 143 फ्यूचर यूज ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज विटनेस्ड। द फ्यूचर यूज ऑफ ऑर्डर्स, फ्यूचर यूज ऑफ ऑर्डर्स, फ्यूचर यूज ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज विटनेस्ड। क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की जितने भी गवाह है, सॉरी मतलब जितने भी आदेश है, जितने भी ऑर्डर है, उसको हम फ्यूचर में क्या विटनेस करेंगे? एज ए गवाह। कि यार देखो सुप्रीम कोर्ट ने, हमने एक चीज बताई थी कि 1950 में एक कैसा केस आया, वो का वही केस 2026 में आ गया, तो पहले किसका रेफर करेंगे कोर्ट? उस केस का। सेम यही बात लिखी 142 में। आगे समझ में? अब अगला लिखिए आप। 142 हो गया, ठीक है। वो अभिलेख जैसे ही है मतलब। हाँ, अभिलेख जैसे ही, ठीक। वन 144 ये काम का नहीं है। 145 ये भी काम का नहीं है। उच्च न्यायालय नहीं, नहीं, चलो। हाँ, इनकी सैलरी, इनकी हॉलीडेज, इनके अलाउंसेस, ये सब कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट बोल देंगे वो डिक्लेयर तो संसद करेगी, लेकिन प्रेसिडेंट के अनुमोदन पर। राष्ट्रपति अनुमोदन मतलब होता है राष्ट्रपति बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय को इतनी सैलरी या इतने भत्ते होने चाहिए, ठीक, ये काम का नहीं है। और अगला है आपका अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा ना कि ये सब छोड़ दो, नीचे आ जाओ। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान। हम ये देख रहे हैं कि जुडिशरी है। अब जुडिशरी सरकार के खिलाफ फैसला कब देगी? जब वो आजाद रहेगी।
अगर जुडिशरी आजाद, मान के चलिए मैंने आपको बोल दिया कि आपका मन पड़े वो करे तो आप माथे पर नाचने लगेंगे, पर मैंने आपको बोल दिया अगर ज़्यादा नाटक करे तो भगा दूंगा, तो फिर आप डर से रहेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को डरा के रखेंगे तो क्या काम कर पाएगा? नहीं। तो सरकार ने, या जब संविधान निर्माता थे ना, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजन करे जो पार्लियामेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम नहीं किया जा सके। मतलब कुछ ऐसी चीजें लिख दो ना, अरे यार क्या बोलूं मैं, हाँ, आपके स्कूल में मान के चले प्रिंसिपल का बच्चा है तो उसको कोई कुछ बोल सकता है क्योंकि उसके पास विशेष पावर है। सेम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई चीज विशेष बनाने तो आप इसमें लिख दो संविधान में। तो हमने क्या क्या प्रयास किए सुप्रीम कोर्ट को क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या फ्रीडम देने के लिए, या आजाद रखने के लिए, या इंडिपेंडेंस रहने के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा, क्या आपको, लिखो ये क्वेश्चन लिख के लाना, क्या आपको लगता है, इज यू थिंक, क्या आपको लगता है कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका, क्या आपको लगता है कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका स्वतंत्र है? इज यू थिंक द टॉप जुडिशरी ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट, या जुडिशरी ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट? क्या लगता है आपको है? कैसे? और क्या आपको लगता है कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र। इज यू थिंक, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट, ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि भारत की न्यायपालिका आजाद है या नहीं। 10 मार्कर में लिख के लाना है इसको, कल लिख के लाना है, चैट जीपीटी यूज करा, मम्मी की कसम, जो पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से लिख के लाना है ना। अपना दिमाग कमजोर नहीं करना है ना, एआई का यूज करना है, गूगल का, सबका यूज करना है, पर क्रिएटिव काम के लिए, लिखने विखने के लिए नहीं, क्योंकि एट द एंड आपको लिखना है हाथों से, है ना। लिखना नहीं जाए अब तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप अपना जोर लगाएं, लिखे, ठीक। हाँ, तो क्या लगता है आपको? पैसे भी तो वो खुद ही करते हैं, मतलब कम नहीं कर सकता, तो ये बात। हाँ, और क्या हो सकता है? और फैसले भी वो उसके हिसाब से दे सकता है। और अब इससे न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे हो गए? राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति बाध्य है ना, तो वो जुडिशियल रिव्यू करता है, मतलब न्यायिक समीक्षा, और उससे क्या होता है? उससे क्या सरकार कोई काम दबाव पड़ेगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, न्यायिक समीक्षा है। और अरे 141 ने इन बताया कि इनके निर्णय बाध्यकारी है, इन्होंने बोल दिया सब सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगी। तो पहला प्रोविजन किया हमने कि जो जजेस है उनके, पहला लिखे, ये पढ़ लेना, इसमें ना आपके नोट्स भेज दूंगा, है ना, वो प्रिंट निकलवाना, कहाँ से निकलवा इनको पूछ लेना, है ना। तो क्या है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसमें ना तो पार्लियामेंट का रोल है और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज का रोल है। तो लिखे, देयर हैज नो रोल, क्या है, क्या है, लिखे आप ऐसा, सॉरी आप अलग लिख, पार्लियामेंट एंड असेंबलीज हैव नो रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। पार्लियामेंट एंड assemblies, parliament and assemblies have no role in the appointment of judges। थोड़ा सा और वंचो पूरा करना यार, 2-4-5 लाइन और लास्ट टॉपिक है। द अपॉइंटमेंट, है ना, द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज हैव नो रोल टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। क्या है, पार्लियामेंट के पास और असेंबली, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है आप मत बताओ, अर्थ नहीं बताना है, क्या है वो, क्या होता है पार्लियामेंट मतलब, संसद में। चलो मैं उधर देखूं, बताओ है 3 चीजें होती हैं, कौन सी, वही बताना। असेंबली, असेंबली का मतलब क्या होता है? राज्य की विधायिका या विधानमंडल। असेंबली बताओ, संस्कृति और आप बताओ। विधानमंडल विधायक, कौन सी सभा? विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर। बढ़िया बात है। अब अगला लिखें, पहली चीज क्या देखी, असेंबलीज एंड पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है किसमें, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। दूसरी चीज देखें आप, जज बनने के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, नेता बनने के लिए क्या, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जज भी बनेंगे या चीफ जस्टिस भी बनेंगे, तो एक क्वालिफिकेशन फिक्स कर रखी हमने। तो लिखेंगे
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यता व अनुभव की आवश्यकता है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द जजेस। क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 10 साल वकील अधिवक्ता रहा हो, या 5 साल किसी हाई कोर्ट में रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में रहा हो, भले कहीं भी रहा हो, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में, ये है ना कि ये होना चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन देखा था मैंने अभी, अभी सब बूढ़े बूढ़े ही रहते हैं ना, 10 साल का अनुभव लेके जाते हैं। तब स्वाभाविक बात है, अधिकारी बच्चों को तो बना नहीं सकते। मान के चले प्रीति को बना दिया, क्या करोगे आप? लड्डू जी लेके बैठ जाएगी तो इस वक्त में कर देंगे सब चेंज। लड्डू जी प्लीज हेल्प मी, फिर क्या होगा? लड्डू जी हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प आपको ही करना है लोगों की। बाढ़ आ गई तो ये है। अब अगला है, अच्छा इनकी सैलरी हो गई, अलाउंसेस हो गए, कम नहीं किए जा सकते, है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपए और अदर जजेस की 2,50,000 रुपए, 2,80,000। उसके बाद ये सिर्फ शुद्ध सैलरी है। उसके बाद अभी एक जज साहब के घर केवल ज्यादा नहीं मिले, 15 करोड़ रुपए जल गए। उन पे चल रहा है, महाभियोग की प्रक्रिया चल रही। अखबार अगर आप पढ़ते हो तो है ना कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चली। तब वहां लिखा भी था कि 2/3 बहुमत पास करना है। अखबार पढ़ो, इसलिए मंगवा रखा है अखबार, ये मेरे रद्दी थोड़ी करने के लिए मंगवा, 1 रुपए किलो बिकेगी, तो पढ़ा करो इसको आके। ठीक, तो देयर इज नो चेंज, लिखिए इंग्लिश हिंदी में देखो कि इनके वेतन और भत्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, है ना। नो चेंज इन सैलरीज एंड अलाउंसेस, लिखो आप, नो चेंज इन सैलरीज एंड अलाउंसेस। अलाउंस और सैलरी में आप बदलाव नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, और इनके हम जब पार्लियामेंट जो होती है ना, उसमें क्या होता है पता है? चर्चा होती है कि ये खर्चा कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, क्यों हुआ ये खर्चा। सुप्रीम कोर्ट पे जो खर्चा हो रहा है उस पर कोई भी चर्चा या बहस नहीं होगी। खर्चा कैसे? मान के चलिए आपने पापा से मंगवाया 10,000 और आपके कमरे किराए 2,000, बोले 8,000 और कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है कि 10,000 नहीं 15,000 मंगवाए 15 दे दो। ये बात नहीं हो सकती, पैसा कहाँ चाहिए आपको। आई बात समझ में? तो ये आजाद है, ये अपना जितना रिसोर्स चाहे यूज कर सकता है। तो ये समझ आ गई बात, कुल ये आपकी समझ आई। अगर आपकी कोचिंग की फीस है 1,500 रुपये, आपने 1,600 बोल दिया, पापा बोलेंगे 300 रुपये 100 रुपये और कहाँ चाहिए। लेकिन आपने बोल दिया पापा 2,000 चाहिए, पापा ने क्वेश्चन नहीं करा, मतलब आप क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, उस पर क्वेश्चन नहीं उठ सकते ये एक्सपेंस कहाँ कर रहे हैं। ये प्रोविजन है ना कि इनकी सैलरी में कम ज्यादा नहीं कर सकते और इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक, अगर आपको ये आजादी रहे कि आपको कोई नहीं पूछेगा तो आप फिर फ्री रहोगे। ठीक, अब अगली चीज आ रही है, जनरली भारत में अभी महाभियोग नहीं लगता है, इंपीचमेंट नहीं लगा है अभी तक किसी पे। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और जजेस वगैरह जो इस्तीफा दे देते हैं या उन पे बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए भी वो क्या है, स्टेबल है थोड़ी। उनको पता है कि हम आज अगर मान के चलिए ऐसा प्रावधान होता कि साधारण बहुमत पास करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, तो किसी न्यायाधीश ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसला, मतलब सरकार के खिलाफ फैसला दिया। सरकार ने क्या करा, 1/2 बहुमत चाहिए 50%, हटा दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन हमने क्या रखी प्रक्रिया रिमूव करने की, 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की सहमति, सब चीजें रखी, है ना। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड टोटल का 2/3 होता है, ये बता दिया आपको महाभियोग में। तो अब अगर आप हटाने का प्रावधान नहीं है, आपको बोल दिया मैंने कि आप भले 10 बजे आओगे तो भी आपको कोचिंग में बिठा लिया जाएगा, तो आप 10 बजे आओगे। लेकिन आपको बोल दिया 8:10 की क्लास है, 11 पे भी आज भगा दूंगा, तो आप कल से 8:10 पे आओगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि 8:10 पर ही आना, वो जब चाहे तब। मतलब उनको ना तो आप रिमूव कर सकते समय से पहले, या रिमूव अगर करेंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक, तो ये भी चीज है। और अगला क्या है, जज साहब ने कोई फैसला दे दिया, आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते पर्सनल लाइफ में। जो कोर्ट में बैठे थे उसके बाद वो जैसे नीचे आए तो आप ऐसा नहीं बोल सकते उन्होंने ये फैसला दिया, वो बात वहीं खत्म। आगे बात समझ में? अगर ऐसा होता तो लोग क्या करते, डरते कि यार मेरे ऊपर पत्थर फेंक देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी भी जज ने कोई भी फैसला दे दिया, कोई भी जजमेंट दे दिया, तो उसकी कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति, जो इंडिविजुअल लोग रहते हैं ना, वो मान के चले सरकार की आलोचना करते हैं, जजों की आलोचना नहीं की जा सकती। आगे बात समझ में? और लास्ट क्या है,
अगर जुडिशरी के निर्णय को आपने नहीं माना, फॉलो नहीं करा, तो आपको क्या दिया जा सकता है? पनिशमेंट दी जा सकती है। तो जुडिशरी क्या है? लोग डरते क्यों? हेलमेट क्यों लगाते हैं? अपना शरीर बचाने के लिए नहीं, पुलिस की लठ से बचने के लिए और खोपड़ी फूटने के लिए नहीं, और 1000 का चालान के लिए। तो न्यायपालिका ने फैसला सुनाया कोई, अगर सरकार ने किसी व्यक्ति ने नहीं माना तो उसके ऊपर क्या हो सकता है? दंडात्मक कार्रवाई। और आप जानते हैं दंडात्मक कार्रवाई कितना? 2 साल उम्र कैद के साथ 100 रुपए का जुर्माना। ये 1860 में तय करा, तो वही चल रहा है अभी जुर्माने। तो कितना जुर्माना लगता है? 100 रुपए, 2500 रुपए, 2000, 5000, बस। बड़े बड़े कंपनी के ऊपर भी 2000 का जुर्माना, 5000 का जुर्माना। एनजीटी लगा रहा जुर्माना 1 करोड़, दिल्ली सरकार के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगा रहे जाओ। और अब की बार करा तो 5 करोड़ का लगाएंगे, और उसके बाद अगली बार करा 10 करोड़ का लगाएंगे। एनजीटी क्या होता है? ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, बताएंगे आगे जाकर, है ना। हम आर्टिकल 323A पढ़ेंगे। क्या है उसमें? हरित अधिकरण। क्या है? अधिकरण या ट्रिब्यूनल, उस ट्रिब्यूनल में पढ़ेंगे। अच्छा, और दूसरी बात, जो जुडिशरी ने कोई भी फैसला दे दिया वो क्या है? क्या है वो? बाउंडेड है, बाध्यकारी है, लोगों को मानना जरूरी। ये हो गया आपके 10 मार्कर में। आप इसको एक्सटेंड करके बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, कि जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंट रखने के लिए क्या क्या प्रोविजन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक और बात ये भी लिख सकते हैं, इसका संविधान में लिखा गया है, मतलब कोई भी कार्यवाही संवैधानिक रूप से होगी, सरकार या कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे कि अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंस है तो उसका फायदा क्या मिलेगा। कोई चीज हमने करी तो उसको कोई प्रॉफिट तो होगा ना, तो उसके लाभ व महत्व देखें कि इंडिपेंडेंट तो क्वेश्चन आ गया कि, चलो लिखो ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? राइट डाउन इट्स मेजर बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस। इसके महत्व और लाभ को विस्तार से समझाइए। राइट डाउन इट्स मेजर इंपॉर्टेंस एंड ये लाभ क्या मिलेगा? क्या बोला मैंने अभी? कौन सा वर्ड बोला था? बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है? अगली बात समझ में? 10 मार्कर में लिखना। चलो हाँ, 10 मार्कर में लिखना। बोले आपने थोड़ा सा पढ़ाओगे तो थोड़ा सा पढ़ाओगे, जितनी बातें बता रहे वो भी तो लिखना है आपको। आपको हम मोतियों की मोतियां दे रहे बहुत सारे, और एक धागा दे रहे, सुई दे रहे, अब उसको आपको पिरोना है। टीचर क्या करता है आपके लिए? एक आपको मोती दे देगा, धागा दे देगा और बता देगा कि ऐसे करना है। अब वो माला आपको ही बनाना है। दैट मीन्स हम आपको बता देंगे कि ये पढ़ना है, इस जगह से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे लिखना है, पर एट द एंड पढ़ना आपको ही है, माला आपको ही बनाना है, आपका सिलेक्शन आपसे ही होगा। ये बात गांठ बांध के याद रख ले, मैं नहीं करवा सकता, मैं होता भी नहीं हूँ करवाने वाला। आप अपना सिलेक्शन खुद करवाते, पर हम बता सकते हैं कि आपको ये करना है। तो हमने बता दिया कि आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। छोटे बच्चे नहीं, आप 12वीं के गए ये गाइड बता दो हमें क्या कर ले, नहीं, एक्सटेंसिव पढ़ाई करनी रहती है। एक्सटेंसिव का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? विस्तृत, बहुत सारी चीजें आनी चाहिए आपको। हाँ, तो अब क्या है इसका महत्व या लाभ? तो क्या है, पहली बात तो अगर ये आजाद रहेगा तो लोगों की क्या रहेगी? आजादी रहेगी, मौलिक अधिकार बचेंगे, और लोग क्या रहेंगे? तो नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा होगी। पहला ही पॉइंट क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसको? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड राइट्स ऑफ पीपल्स, लोगों का क्या होगा? रक्षा होगी। प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ द पीपल, नागरिकों के स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा होगी, है ना। तो क्या है? लोग प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल, ऐसा लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। तो हम क्या करेंगे? लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। आगे बात समझ में? अगर न्यायपालिका आजाद रहे, हमने इसीलिए देखा कि आर्टिकल 32 जुडिशरी आर इशू 5 टाइप्स ऑफ रीट, 32 के तहत जुडिशरी क्या करती है? 5 प्रकार की रीट जारी करती है। कौन सी? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरी और को वारंटो, ये 5 प्रकार की रीट जारी करती है। इसी प्रकार से अगला है लोगों को बायसनेस से लेस, मतलब बिना बायस्ड हुए क्या होगा? न्याय मिलेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट जस्टिस मिलेगा, है ना। तो इंश्योर द
ट्रांसपेरेंट जस्टिस। अगर न्यायपालिका क्या रही, आजाद रही, तो लोगों को निष्पक्ष न्याय मिलेगा, कोई बायस्ड नहीं रहेगा। हमने देखा ना कि राजा हो या रंग हो, सबके लिए एक ही न्यायपालिका है, ठीक है। तो अगर न्यायपालिका इंडिपेंडेंट रही तो हमें क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा सभी लोगों को। और नेक्स्ट चीज आती है द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरा लिखे द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की क्या होगी, आपकी सुरक्षा होगी। मतलब लोकतंत्र किसमें निहित है, लोगों में, या जो संविधान में लिख रखा उसको मानने में। तो अगर उसको आप मान के चलिए, मैंने अभी बताया ना कि हेलमेट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि पुलिस से डरते। तो सरकारें या ये जो संस्था है क्यों डरती, क्योंकि न्यायपालिका से डरती कि न्यायपालिका ने कोई फैसला दे दिया तो दे दिया। अब लास्ट चीज आती है द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान, हमारे साथ चाइना आजाद हुआ, हमारे साथ ये अपना पाकिस्तान आजाद हुआ, लेकिन वहां पर क्या आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई। वहां भी संविधान बना था, वहां भी संविधान सभा बनी थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा था, या हमारी सरकार बहुत अच्छी थी शुरुआती, जिन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रखा। तो अगर अच्छा सरकार होगी, अच्छे लोग होंगे और एट देन अच्छी न्यायपालिका होगी, तो संविधान की सुरक्षा भी होगी। तो इसलिए हम आज भी कितने बड़े 80 साल हो गए, लेकिन फिर आज भी हमारा संविधान है, संवैधानिक रूप से चीजें चलती। लाभ बुरा ये है, लेकिन हम लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज है ना। ठीक, अब लास्ट चीज क्या आ रही है, बस हो गया। और एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 50 में क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। दो चीज होती है, एक तो होता है सेपरेशन और एक होता है डिवीजन। क्या होता है इसमें फर्क, डिवीजन मतलब विभाजन, सेपरेशन मतलब पृथक्करण। तो हमने आर्टिकल 50 में लिख रखा है द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, न्यायपालिका और विधायिका में पृथक्करण, डिवीजन नहीं। और अनुसूची 7 सूचियों का वर्णन, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। विभाजन मतलब हमने कुछ पावर इनको दे दी, कुछ इनको दे दी। सेपरेट मतलब आप बिल्कुल अलग हो, हम बिल्कुल अलग है। तो ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों क्या है, एक ही है, मान सकते, और ये बिल्कुल अलग है। आगे बात समझ में, तो ये तो कार्यपालिका और विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। इससे क्या होगा, कोलैप्स नहीं होगा, है ना, लेप्स नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। अगर मिल जाते ना, चोर चोर मोरसेरे भाई हो जाते, लेकिन ये मिलते नहीं, अलग अलग रहते, इसलिए लोकतंत्र बना रह रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका सर्वोच्च न्यायालय पूरा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट। ठीक, बंद करो इसको।